बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए या माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कलर करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेनिंग करने के लिए हम लोग जेनस ग्रीन बी कलर का यूज करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करता हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस करती है एटीपी के फॉर्म में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। यानी कि देखो, पावर हाउस उसे कहते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जैसे हमारे घर में जो बिजली आती है कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। इसी तरह से सेल के बारे में बात करता हूँ तो सेल के अंदर एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल एंड डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो सेल के अंदर वो वेरिएबल होता है, यानी कि अलग अलग सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है सेल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। यानी कि जो सेल्स ज़्यादा काम करती है उसको काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। अगर कोई सेल्स कम काम करती है तो उस सेल को कम एनर्जी चाहिए, तो उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की शेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप का होता है या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सॉसेज का मतलब होता है दस्तूरी की तरह या प्लेट की तरह का शेप होता है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के साइज के बारे में बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं साइज के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले हम लोग लेंथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ होता है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं विड्थ के बारे में बात करता हूँ या डायमीटर के बारे में बात करता हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डायमीटर होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर होती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक। बट एनसीईआरटी ये कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो एवरेज डायमीटर होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है और ये पॉइंट हमें याद करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, दो कवरिंग पाई जाती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में दो कवरिंग पाई जाती है, एक आउटर कवरिंग और दूसरा इनर कवरिंग, ठीक है। आउटर कवरिंग जो होती है या आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग पाई जाती है और इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। अब कहीं पर भी अगर फोल्डिंग आएगा तो फोल्डिंग क्या करता है भाई? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो क्रिस्टी क्या करेगा? इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी कि जो क्रिस्टी वो क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल्स है और ऑर्गेनेल सारे जितने भी होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर धसे होते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ क्या है भाई? साइटोप्लाज्म। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करता हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होने की वजह से या डबल कवरिंग होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं, ठीक है। एक आउटर कंपार्टमेंट और दूसरा इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट जो है वो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है उसे हम लोग आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है उसे हम लोग इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। आउटर कंपार्टमेंट को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और इनर कंपार्टमेंट के बारे में बात करता हूँ तो इनर कंपार्टमेंट के अंदर होमोजीनस मटेरियल भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं क्योंकि ये डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आरएनए मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि अगर मैं साइटोप्लाज्म के बारे में बात करता हूँ तो साइटोप्लाज्म में 80S टाइप का राइबोसोम पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब अगर राइबोसोम कहीं पे हो तो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डिवाइड करती है फिजन के द्वारा। जैसे बैक्टीरिया फिजन के द्वारा डिवाइड करती है उसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया वो फिजन के द्वारा डिवाइड करती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है, वो जगह है जहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन चलती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से CO2
CO2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होता है एटीपी के फॉर्म में। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से, क्या, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से 38 एटीपी बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस चीज को हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में बात करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में बात करते हो तो एरोबिक रिस्पिरेशन में 3 मेन स्टेप्स होता है, ठीक है। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा ईटीएस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करते हो तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चलता है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलती है। और तीसरा ईटीएस के बारे में बात करता हूँ तो ईटीएस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चलती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ग्लाइकोलिसिस जो वो साइटोप्लाज्म में चलती है, जबकि क्रेब्स साइकिल और ईटीएस के बारे में बात करता हूँ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।